बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हसन, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अली हसन। तो आज मैं अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप अगर इन न्यूमेरिकल्स को सीखना चाहते हैं या इनको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स थोड़े से अटेंटिव हो जाए, क्योंकि आप एग्जाम होने में जो है वो ज्यादा टाइम पीछे नहीं रह गया और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो किक लगाना स्टार्ट करें और अपनी प्रिपरेशन जो है इसको बिफोर टाइम जो है आप कंप्लीट कर लें। और अगर आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लाइक इंस्टा की रील्स पे आप टाइम जाया कर रहे हैं, यूट्यूब की रील्स पे या फेसबुक की रील्स पे या और डिफरेंट टाइप के जो आप प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहां पर आप टाइम जाया कर रही हैं, तो बेटा आप टाइम को थोड़ा सा जो है ना वो कंजर्व करना स्टार्ट करें और अपनी प्रिपरेशन को लेकर थोड़े से सीरियस हो जाएं। क्योंकि इस सोशल मीडिया के लिए और इंस्टाग्राम पर डिफरेंट लोगों को रैंडम रिक्वेस्ट भेजने के तो बहुत ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है आपकी लाइफ में, लेकिन आपके एग्जाम होने में बहुत कम टाइम रह गया है। फिर ये भी हो सकता है समटाइम्स आप किसी को रिक्वेस्ट सेंड करें तो बेटा ध्यान से रिक्वेस्ट सेंड किया करें। ये ना आप जिसको रिक्वेस्ट सेंड करें और आपकी रिक्वेस्ट आगे से एक्सेप्ट हो जाए और फिर बात होना स्टार्ट हो जाए और फिर आपको जो है आगे जाकर थोड़े अरसे बाद ये पता चले कि वो रिक्वेस्ट जो है वो आपने जो किसी लड़की ने नहीं, किसी लड़के ने ही आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी और इस तरीके से आपका दिल भी उसके साथ लग गया था या उसके साथ लग गई थी और फिर जाके जो है आपको थोड़े से बाद पता चले कि यार ये तो सेम जेंडर फ्रेंड निकल आया और फिर जो है आपका दिल जो है वो बिखर के जो है वो रेजा रेजा हो जाए। तो बेटा फिर आप ये शेर सोच रहे होंगे कि एक बेवफा नाल में वफा जो की अपनी जिंदगी तबाह जो की। तो बेटा ये वाली सिचुएशन ना है, इसलिए थोड़ा सा जो है ना ख्याल किया करें, थोड़ा सा देख के भाल के और फिर जो रिक्वेस्ट सेंड किया करें और प्रॉपर जो है वो तसल्ली कर लिया करें आगे बढ़ने से पहले। तो बहरहाल खैर आपकी लाइफ, आपकी मर्जी, आपका डिसीजन, मेरा सिर्फ मकसद आप लोगों को गाइड करना था। तो अब आपको चैप्टर नंबर 8 के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये समझा देता हूँ। चैप्टर नंबर 8 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 या न्यूमेरिकल नंबर 1 जो बच्चों मैंने यहाँ पर राइट किया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि N2 and H2 कंबाइन टू गिव NH3 कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है NH3। द वैल्यू ऑफ Kc in this reaction at 500 degree centigrade is 6 multiply 10 की पावर -2। और इस रिएक्शन के अंदर जो Kc आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको दी जा रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन, और आपने जो Kp है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप यहां से देख लें कि ये बहावलपुर बोर्ड में लास्ट ईयर 2024 में ग्रुप 1 के अंदर आ चुका है एज अ लॉन्ग। गिवन डाटा सबसे पहले राइट अप किया। गिवन डाटा के अंदर बच्चों एक तो मुझे दी गई थी यहाँ पर Kc की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, वो मैंने लिख दी Kc इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। दूसरी चीज क्या दी गई थी, टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया था, तो मैंने टेम्परेचर जो है T इज इक्वल टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी यहाँ पर राइट कर दिया। बच्चों जब भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के यूनिट में दिया जाए तो फौरन से उसको केल्विन में कन्वर्ट किया करें, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 273 जो है उसके अंदर एड अप किया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 773 केल्विन। तो ये टेम्परेचर जो है मेरा केल्विन के यूनिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। टू फाइंड, मैंने फाइंड क्या करना है बच्चों, ये देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp, तो वैल्यू ऑफ Kp जो है वो मैंने फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि Kp की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों मैंने प्रॉपर फॉर्मूला राइट अप किया है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। तो बच्चों इस फॉर्मूले को अगर आप देखो तो हमारे पास Kc की वैल्यू भी है, R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है 0.0821, T टेम्परेचर की वैल्यू भी हमें दी गई थी। असल मसला आ रहा था यहाँ पर डेल्टा N पर। डेल्टा N की वैल्यू जो है ये मेरे पास बच्चों गिवन नहीं थी, तो मैं पहला काम तो यही करूंगा कि जो डेल्टा N है इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट करूंगा। तो बच्चों डेल्टा N की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के मोल्स हमें पता चलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, स्टार्ट में देखिए अगर आप N2 and H2 ये दोनों कंबाइन होती है क्या बन जाता है NH3। तो मैंने भी ये राइट किया कि N2 नाइट्रोजन व्हेन कंबाइंस विद H2 इट गिव्स अस NH3 अमोनिया। और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, तो आपको पता है इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर जो चीजें राइट अप की होती हैं
वो आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और ये आपके क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो हमने प्रोडक्ट्स में से जो है वो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस करना था बच्चों। ये आपका प्रोडक्ट है, इसके साथ जो भी नंबर लिखा होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है, वो उसके नंबर ऑफ मोल्स बता रहा होता है। तो NH3 आपका प्रोडक्ट है, कितने मोल्स हैं, 2। तो मैंने फॉर्मूले में डेल्टा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स की जगह क्या लिख दिया, 2। फिर माइनस, ये देखिए माइनस आ गया। फिर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब ये देखिए रिएक्टेंट ये है आपके, ये दोनों, यहाँ पर हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, इसके 3 मोल्स हैं। दूसरा रिएक्टेंट आपका नाइट्रोजन है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। जब कोई भी नंबर ना लिखा हो तो अंडरस्टूड यहाँ पर 1 होगा। तो 3 + 1, तो रिएक्टेंट के मोल्स कितने हो गए, 4। तो हमने यहाँ पर रिएक्टेंट की मोल्स की जगह क्या पुट कर दिया, 4। तो 2 - 4 आंसर कितना आ गया, -2। अब सारी वैल्यूज को पुट किया फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला था Kp = Kc। तो बच्चों Kc की वैल्यू ये देख लो, क्वेश्चन में गिवन थी 6 × 10⁻⁻²। तो Kc की जगह ये पुट करती है RT, R की वैल्यू 0.0821, T फॉर द टेम्परेचर, ये देखो गिवन डाटा में टेम्परेचर की वैल्यू थी 773, वो हमने पुट कर दी। और इसकी पावर क्या थी, डेल्टा N। डेल्टा N की वैल्यू भी हम यहाँ पर निकाल गए, कितनी निकली, -2। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, -2। अब ये 773 को हमने 0.0821 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 63.5 आ गया हमारे पास। और 63.5 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, -2 आ गई। अच्छा बच्चों ये देखो, ये पावर यहाँ पर थी -2, अगर मैं इसको उठा के ले जाऊं नीचे तो पावर माइनस साइन से क्या हो जाएगी, प्लस साइन। तो ये बन गया 63.5 की पावर +2, यानी कि इसका स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर लिया, उसको इस पर डिवाइड किया तो Kp की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई, Kp = 1.5 × 10 की पावर -5। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर या फाइनल रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हमें Kp की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और वो हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या चीज आपने फाइंड करनी है, बफर सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को कांस्टेंट रखे या पीएच को चेंज ना होने दे, उसको हम कह देते हैं बच्चों बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन की पीएच आपने फाइंड करनी है इन विच 0.11 मोलर CH3COONA। बच्चों जब भी आपको Na दिखाई देगा किसी कंपाउंड के साथ, इट मींस वो कंपाउंड क्या है, सॉल्ट। तो इट मींस मोलर का मतलब कंसंट्रेशन, तो आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी गई है 0.11 एंड 0.09 मोलर CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है। तो इट मींस क्वेश्चन में आपको एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.09। तो मैंने साफ लिख भी दिया कि ये आपका एसिड है और ये आपका सॉल्ट है। CH3COOH सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट, Ka की वैल्यू आपको दे रहा है CH3COOH यानी कि एसिड की आपको Ka की वैल्यू दी जा रही है, वो कितनी है 1.85 × 10 की पावर -5। और ये क्वेश्चन आपके 2024 में सेकंड टाइम आ चुका है और 2021 में भी सेकंड टाइम आ चुका है। तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी। वैसे भी शॉर्ट की स्टेटमेंट है, इजी सा न्यूमेरिकल है, तो इस साल भी आने का चांस है और है भी बहुत इजी सा। आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बच्चों लिखा है गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर देखो मुझे एक तो बच्चों कंसंट्रेशन दी गई थी इस सॉल्ट की CH3COONA, तो मैंने CH3COONA इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी जिसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों कंसंट्रेशन को शो करती हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट हमें सवाल में कितनी दी गई है 0.11। अगली चीज क्या दी गई है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.09 और जो Ka है यहाँ पर आपके पास वो कितना है 1.85 × 10 की पावर -5। तो मैंने Ka ऑफ द एसिटिक एसिड भी यहाँ पर पुट अप कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा है बच्चों टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना था, फर्स्ट लाइन में बता गया था कैलकुलेट पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। तो आपको पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन जो है ये फाइंड करनी थी। सॉल्यूशन पे गए, सॉल्यूशन में पहले नंबर पे आता है बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, pH = pKa log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बच्चों ये देखो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये भी गिवन है 0.11, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ये भी गिवन है 0.09। हमारे पास सिर्फ pKa इसकी वैल्यू नहीं थी। सबसे पहले मैंने pKa की वैल्यू को कैलकुलेट किया। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, pKa = नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। बच्चों नेगेटिव लॉग फॉर्मूले का हिस्सा, इसको आप ऐसे लिख लेंगे Ka की जो वैल्यू है वो आपको गिवन डाटा में देखो लिख के गया 1.85 × 10 की पावर -5। तो मैंने यहाँ पर पुट की
अब साइंटिफिक कैलकुलेटर से नेगेटिव का साइन प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, स्क्वायर इसमें ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो पी के ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्वेश्चन क्या, फॉर्मूला क्या था, पीएच इज इक्वल टू पी के ए। पी के ए की वैल्यू मैंने निकाल ली, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। अब वैल्यूज पुट करने का टाइम है। पी के ए की वैल्यू कितनी है 4.74 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। हमने कैसे पता लगेगा सर सॉल्ट कौन सा है? बेटा जी आपको बता दिया हूं, जब भी आपको किसी कंपाउंड के साथ Na दिखाई दे जाए, सोडियम मेटल दिखाई दे जाए, इट मींस वो कंपाउंड क्या है आपका सॉल्ट। तो आपके पास यहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.11, और जो एसिड है आपका, एसिड की क्या निशानी होती है कि उसके पास H होता है। तो आप यहां पर एसिड की कंसंट्रेशन कितनी पुट कर दोगे 0.09। तो आप ये देखो कि एसिड के पास की H है लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, आपके पास बहुत जल्द कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो एसिड के पास भी अच्छा, अब ये देखो एसिड की कंसंट्रेशन पुट कर दी 0.09। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू पर डिवाइड किया 0.087 आया, उसका हमने लॉग भी ले लिया, तो ये आंसर आ गया। इसको 4.74 में प्लस किया तो 4.83। ये बच्चों हमारे पास निकला, ये पीएच कितनी निकला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है हमारे पास, the solubility of PbF2 at 25 degree centigrade is 0.64 ग्राम पर dm क्यूब। यानी कि लेड फ्लोराइड या PbF2 जो है बेटा वो एक सॉल्ट है जिसकी सोलबिलिटी बताई जा रही है कि जब आप इस सॉल्ट को 1 dm क्यूब या 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करते हो तो 0.64 ग्राम ये जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। कैलकुलेट KSP ऑफ PbF2। हमसे क्या चीज डिमांड की जा रही है कि हमें PbF2 जो सॉल्ट है उसकी KSP जो है वो फाइंड करनी है। बेटा जी KSP क्या होती है, इसमें देखो K जो है स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड SP फॉर द सोलबिलिटी प्रोडक्ट। सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी सॉल्ट को जब आप पानी के अंदर हल करते हो तो उसके कितने ग्राम जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर हल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इट सोलबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप देख लो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट जो है उस सॉल्ट के अंदर मौजूद पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन या कैटायन और एनायन इनकी कंसंट्रेशन को या सोलबिलिटीज को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है KSP। अब यहाँ पर गिवन डाटा हमने क्या राइट अप किया, सोलबिलिटी ऑफ PbF2 कितनी दी गई है आपको, कितना हल हो रहा है आपका सॉल्ट 0.64 ग्राम पर dm क्यूब। फिर लिखा टू फाइंड हमने क्या करना था KSP फाइंड करनी थी। सॉल्यूशन पे आ गए, सॉल्यूशन में हमने क्या चीज प्रॉब्लम आ रही थी, इस साल्ट की जो सोलबिलिटी है बच्चों वो यूनिट में दी गई थी ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर। और हम जब भी केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हम मोल्स के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। तो पहले नंबर पे हम इसकी सोलबिलिटी को ग्राम पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब के यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द कंसंट्रेशन फ्रॉम ग्राम पर डीएम क्यूब टू मोल पर डीएम क्यूब। के पहले आप कंसंट्रेशन को ग्राम पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब में ले आए। उसके लिए हमने क्या लिखा, मैस ऑफ PbF2 डिसॉल्व, जितना मैस आपका लेड फ्लोराइड का डिसॉल्व हो रहा है 0.64 ग्राम है। मोलिक्यूलर मैस ऑफ PbF2 मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, वो कैसे, ये जो Pb है या जो लेड है इसके एक एटम का मैस होता है बच्चों 207.2 ग्राम पर मोल, और जो आपके पास फ्लोरीन है इसके एक एटम का मैस होता है 19। यहाँ पर 2 एटम्स है तो मैंने 19 मल्टीप्लाई 2 किया, तो 19 मल्टीप्लाई 2 38 को मैंने 207 में ऐड अप किया तो क्या आ गया 245.2 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकला। नेक्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbF2। उसका फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना था आपके पास क्वेश्चन में 0.64 ग्राम, वो यहां पुट किया, और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना था हमारे पास 245.2 ग्राम पर मोल, वो यहां पुट किया, इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकला है नंबर ऑफ मोल्स। कितना निकला है 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। यानी कि अब हमारी कंसंट्रेशन किस यूनिट के अंदर आ चुकी है, मोल पर डीएम क्यूब की यूनिट के अंदर। और दूसरी चीज आपको एक और बताता चलूं कि जब भी आपके पास KSP या सोलबिलिटी प्रोडक्ट से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आप बैलेंस इक्वेशन को राइट अप करेंगे कि वो सॉल्ट आयोनाइज कैसे हो रहा है, तभी आपको आइडिया होगा कि आयोनाइज होने पे वो सॉल्ट आपको कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव आयंस जो है वो देता है, या कितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर वो सॉल्ट ब्रेक डाउन होता है या टूटता है। जैसे NaCl अगर हम यहाँ पर सपोज करें, NaCl को बच्चों जब भी हम पानी में हल करते हैं तो वो Na पॉजिटिव और
Cl नेगेटिव आयन के अंदर जो है वो टूट जाता है। इसी तरीके से PbF2 लेड फ्लोराइड का सॉल्ट आपने वाटर में डिसॉल्व किया, सॉलिड फॉर्म में था, तो ये Pb+2 यानी कि लेड आयंस और F-1 फ्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो Pb यानी कि लेड का यहाँ पर भी एक एटम था, यहाँ पर भी एक एटम है। फ्लोरीन के यहाँ पर आप देखो 2 एटम्स थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या राइट अप कर दिया, 2 राइट अप कर दिया। अच्छा, अभी जो मैंने कंसंट्रेशंस लिखी है ये आप देखो, अभी टाइम हमने पुट किया है यहाँ पर 0 सेकंड, यानी कि रिएक्शन अभी जो है वो स्टार्टअप नहीं हुआ। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर आपने PbF2 इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली थी, ये देखो हम यहाँ निकाल के आए थे 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर dm³, यानी कि आपने इतनी कंसंट्रेशन के अंदर अपना PbF2 सॉल्ट लिया, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपने अपने सॉल्ट को पानी के अंदर हल भी नहीं किया, तो उस केस के अंदर आपके पास लेड आयंस भी नहीं बनेंगे और फ्लोराइड आयंस भी नहीं बनेंगे। तो इनकी कंसंट्रेशन मैंने क्या पुट कर दी, 0। अब बच्चों मैंने अपने सॉल्ट को पानी के अंदर हल किया, टाइम थोड़ा सा आपके पास रिएक्शन स्टार्ट हुआ और रिएक्शन पहुंच गया भाईजान इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचने पे आपके पास जो PbF2 था ये सारा हो जाएगा बच्चों आयोनाइज। आयोनाइज होने के बाद ये बच जाएगा आपके पास 0, और जो इससे ये 0 बच जाएगा। अब ये सॉल्ट जब टूटेगा तो इससे पॉजिटिव आयंस कितने बनेंगे, 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ इतने ही लेड आयंस बनेंगे और इतने ही आपके पास क्या बनेंगे, फ्लोराइड आयंस। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, या बच्चे गलती कहां पर करते हैं, बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं कि वो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन को राइट अप नहीं करते, वो 2.6 लिख के जी सर हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास फ्लोराइड आयंस के 2 मोल्स आपके पास बनने हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स लिखे गए हो आपके आयंस के साथ, अपनी कंसंट्रेशन को उस नंबर ऑफ मोल्स या उस कोफिशिएंट या उस नंबर के साथ लाजमी मल्टीप्लाई कीजिएगा, वरना आपका जो न्यूमेरिकल है वो क्रॉस हो जाएगा पूरा। अब बच्चों फॉर्मूले पे आ जाते हैं, KSP सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करोगे किसको, पॉजिटिव आयन को और नेगेटिव आयन को। अब यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि पॉजिटिव आयन लिख दिया जल्दी से Pb+2, नेगेटिव आयन लिख दिया F-1, चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या काम करना है बच्चों, आपने देखना है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साथ अगर कोई नंबर या कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो उसको आपने फॉर्मूले में उस आयन की पावर बनाना है। जैसे यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी नंबर नहीं लिखा था, यानी कि 1 मोल था, तो मैंने यहाँ पर किसी को भी इसकी पावर नहीं बनाया, लेकिन फ्लोराइड आयन के साथ लिखा हुआ था 2, तो मैं F-1 जो फ्लोराइड आयन है इस 2 को इसकी क्या बना दूंगा, पावर बना दूंगा या एक्सपोनेंट बना दूंगा। अच्छा, अब ये देखो लेड आयन की कंसंट्रेशन सवाल में ही आपको मिल जाएगी, कितनी है, 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ इतनी पुट करती। F-1 इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 2 मल्टीप्लाई 2.6, ये यहाँ पुट की, और इसका मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो KSP का आंसर आ गया 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। तो यहाँ तक आपका ये न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4, यानी कि डाई सिल्वर क्रोमेट आयन जो है, ये जो सॉल्ट है, इसकी आपको सोलबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि अब की बार आपको KSP की क्या दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कैलकुलेट करनी है सोलबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब की बार ना क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा उल्टा है, इन अ सेंस कि यहाँ पर आपको सोलबिलिटी देकर आपसे KSP पूछी जा रही थी, लेकिन इस सवाल में आपको सोलबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP की वैल्यू दी गई है, और कहता है मुझे बताओ कि मेरा जो कंपाउंड है वो कितनी अमाउंट के अंदर डिसॉल्व होगा। तो गिवन डाटा में पहली चीज लिखी KSP ऑफ Ag2CrO4 कितनी थी सवाल में, 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मैंने पुट कर दी। टू फाइंड में क्या करना है, सोलबिलिटी फाइंड करनी है इस कंपाउंड की। टू फाइंड में आगे सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, Ag2CrO4 सॉलिड फॉर्म में था, पानी में हल किया, सिल्वर आयन बने और क्रोमेट आयंस बने। अब आप पहले चेक कर लो आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। बच्चों ये देखो Ag2 सिल्वर के यहाँ पर आपके पास कितने एटम्स हैं, 2, यहाँ कितने, 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए साथ में क्या लिख देंगे, 2। CrO4 इसका यहाँ पर भी एक ही मोल था और यहाँ पर भी आपके पास एक मोल है, तो इक्वेशन आपकी क्या है, बैलेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेट द सोलबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज सपोज एज S।
तो मुझे अभी अपने सॉल्ट की सोलबिलिटी की वैल्यू नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरा सॉल्ट कितने ग्राम में या कितने मोल पर डीएम क्यूब हल होगा, तो मैं सोलबिलिटी को सिंपली सपोज कर लेता हूं या रिप्रेजेंट करता हूं एस के साथ। अब केएसपी का फॉर्मूला लिखा, केएसपी इज इक्वल टू पॉजिटिव आयन कौन सा है आपका Ag+1 आयन, ये लिखा, नेगेटिव आयन कौन सा है CrO4-2 या क्रोमेट आयन वो लिखा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है केएसपी। लेकिन मैंने आपको ऊपर न्यूमेरिकल में बताया कि इसके साथ जो भी नंबर लिखा होगा आपके आयंस के साथ, उस आयंस को आपने यहां पर क्या बना देना है, उसकी पावर। जैसे सिल्वर आयन के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो इस 2 को आप क्या बना दोगे, इसकी पावर या एक्सपोनेंट बना दोगे। और यहां पर आपके पास क्या लिखा है CrO4-2, इसके साथ कोई नंबर नहीं है या कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहां पर हम पावर भी नहीं बनाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, वैल्यूज पुट करते हैं। केएसपी की वैल्यू दी गई थी मुझे 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻², मैंने यहां पुट कर दी। अब कंसंट्रेशन पुट करने का टाइम है, ध्यान से पुट करनी है आपने कंसंट्रेशन कि आपके पास जो सिल्वर है आयन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, ये देखो यहां पर 2, तो हमने यहां पर 2 लिखा और इसकी सोलबिलिटी को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दी, ये होगी आपके पास 2s। और जो क्रोमेट आयन है उसकी सोलबिलिटी आपके पास क्या आ गई, SR। इसको आप लिखना चाहो तो लिख भी लो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसकी सोलबिलिटी कितनी हो जाएगी 2s, और इसकी कितनी हो जाएगी आपके पास s, जब ये आपके पास कितना बच जाएगा 0, और यहाँ पर टाइम भी आप कर लो इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ और इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, और हम जो है इसको वहां पर इसकी सोलबिलिटी जो है उसको लिख रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम भी लिख दिया मैंने। अच्छा आ जाओ जरा, 2s और इसकी क्या थी पावर 2 हमने लिख लिया। अब ये देखो 2 2s are 4, s की पावर 2, और इस एक s से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया s का क्यूब। दोबारा देखो 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, s का स्क्वायर लिया s की पावर 2, वो इस एक s से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया s की पावर 3, और यहाँ पर वही s की वैल्यू, हमें s की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने 4 से यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया और इस साइड पे भी, तो ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ 4 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अब हमें s की वैल्यू चाहिए लेकिन इसका क्यूब है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्यूब रूट ले लिया इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो इसका क्यूब रूट लिया तो आंसर क्या है 0.186 मोल पर dm³s। अब ये आपके पास सोलबिलिटी आ गई इसकी, आपका जो सॉल्ट था सिल्वर क्रोमेट, इसकी आपने सोलबिलिटी निकाली, वो आपके पास यहाँ तक कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻⁴ मोल पर dm³ ऑफ HCl। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे शॉर्ट के अंदर आने का ज्यादा चांस है, तो मैंने सोचा आपको ये भी समझा दूं, कोई मुश्किल नहीं है, इजी सा है। आइए इसको समझते हैं। गिवन डाटा के अंदर मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितनी दी गई है 10⁻⁴ मोल पर dm³। फाइंड क्या करनी थी, pH ऑफ HCl आपने फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे HCl अपॉन आयोनाइजेशन, या आपने इसको पानी में हल किया तो H पॉजिटिव आयन देगा और Cl नेगेटिव आयन देगा। अब बच्चों जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो मैंने कहा इफ 1 मोल, अगर मैं 1 मोल HCl लूं तो मुझे 1 मोल H पॉजिटिव आयन मिलेगा और 1 मोल Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। फिर जब है आपके पास मैं क्वेश्चन के अंदर इसकी कितनी कंसंट्रेशन दी गई है 10⁻⁻⁴ मोल। अच्छा ये तो कहानी तब की थी अगर मैं HCl का 1 मोल लूं, अब मुझे क्वेश्चन में तो कह रहा है मेरे पास HCl के 10⁻⁴ मोल है, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि अगर मैं 10⁻⁴ मोल्स ले लूं तो H पॉजिटिव आयंस के भी कितने बन जाएंगे 10⁻⁴ मोल, और Cl नेगेटिव आयन भी कितने बन जाएंगे 10⁻⁴ मोल्स। अच्छा अब मेरे पास यहां से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई बच्चों 10⁻⁴ मोल पर dm³। pH कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, नेगेटिव लॉग और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ पुट की, इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो pH निकल आएगी आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट pH ऑफ 1 मोल पर dm³ ऑफ NH4OH, जिसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जहां पर ही बच्चों OH आ जाए वो अंडरस्टूड होता है कि आपके पास बेस है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है which is 1% डिसोसिएटेड। डिसोसिएटेड का मतलब ब्रेक डाउन के अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप 1 मोल लो तो वो सिर्फ 1% जो है वो डिसॉल्व होती है या ब्रेक डाउन होती है इनटू इट्स कंपोनेंट आयंस। तो गिवन डाटा में कंसंट्रेशन निकली NH4OH की, वो कितनी थी आपके पास 1 मोल पर dm³। फिर हमने कहा आयोनाइजेशन कितनी हो रही है 1% हो रही है। फाइंड क्या करनी थी pH ऑफ NH4OH। अब आप कहोगे सर NH4OH ये तो बेस है, इसकी तो हमें pOH फाइंड करनी चाहिए, आप pH क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें इस बेस की pH फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करनी है, पहले हम इसकी pOH फाइंड करेंगे, वो फाइंड करने के बाद हम pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस बेस की भी pH को फाइंड आउट कर सकते हैं।
सोल्यूशन पे आ जाए, आपके पास NH4OH जब आयोनाइज होता है तो आपको NH4 पॉजिटिव आयन यानी कि अमोनियम आयन देगा और OH-1 यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा 100% आयोनाइज। अगर NH4OH जो है कि 100% आयोनाइज हो तो इसका अगर आप 1 मोल लोगे तो 1 मोल आपको NH4+1 अमोनियम आयन मिलेगा और 1 मोल OH-1 आयन मिलेगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा कि जो अब बेस है आपकी वो 100% नहीं, वो सिर्फ 1% आयोनाइज हो रही है। तो अगर मैंने कहा 1% आयोनाइज होगी तो इसका तो मैं 1 ही मोल लूंगा, या मुझे 1 ही मोल गिवन है। अमोनियम आयन कितना बनेगा 0.01। ये कैसे आया, ये आप 1 को डिवाइड करोगे किससे 100 से, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 0.01। इसी तरीके से इस वाले 1 को भी 100 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.01। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहां से देखो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई 0.01 मोल पर डीएम क्यूब। अब पीओएच निकालनी थी, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन देखो कितनी है 0.01। वो यहां पुट किया आपने तो ये आंसर कितना निकल आया 2। अब पीओएच निकल आया आपके पास 2। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। पीएच मैंने निकाल लिया, पीओएच में ऊपर निकाला है और 2 मैंने यहाँ 2 पुट की इज इक्वल टू 14। ये 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस 2 कितना आ गया 12। तो इस तरीके से हमने पीएच निकाली कितनी 12। तो इस तरीके से आप किसी बेस की पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 के 6 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट थे और ये लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं या लॉन्ग के लिए भी। तो उम्मीद है आप इन न्यूमेरिकल्स को नोट डाउन कर लेंगे और इनको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे और इनको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर ऐड अप भी कर लेंगे। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मिस्टर अली को दीजिए इजाजत।